मुजफ्फरनगर में पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी सर्व खाप महापंचायत सोरम की ऐतिहासिक चौपाल पर शुरू हो गई है, जो 16 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। इस महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने, युवाओं में नशाखोरी रोकने और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने जैसे मुख्य मुद्दों पर मंथन होगा। 36 बिरादरियों के चौधरियों को निमंत्रण भेजा गया है, जबकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के 100 से अधिक सर्व खाप चौधरी यहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। पश्चिमी यूपी की राजनीति का बड़ा केंद्र मानी जाने वाली सोरम चौपाल पर यह 7वीं सर्व खाप पंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़े निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का 7वां महासम्मेलन आज से शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ शुक्रताल आश्रम के महंत स्वामी ओमानंद महाराज ने किया। इसके बाद सर्वखाप के स्वर्गीय मंत्री कबूल सिंह और भाकियू के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति का अनावरण सपा विधायक पंकज मलिक और सर्वखाप चौधरियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। देश भर से खाप चौधरी और प्रतिनिधि लगातार पंचायत स्थल पहुंच रहे हैं। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सामाजिक कुरीतियों पर रोक, नशा मुक्ति और दहेज प्रथा को समाप्त करने की अपील की, जबकि गठवाला खाप की नाराजगी पर उन्होंने नो कमेंट पॉलिसी की बात कही। विधायक पंकज मलिक ने इस कार्यक्रम को पूरे भारत की संस्कृति का उत्सव बताते हुए कहा कि खापें हमेशा समाज और सरकार को दिशा दिखाती रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रिसिल फाउंडेशन और CFL की टीम लगातार जागरूकता शिविर लगा रही है। इस अभियान के तहत बुढ़ाना, खतौली और जानसठ ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं, साइबर ठगी से बचाव और वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जा रही है। इन शिविरों में ग्रामीणों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया और बैंकिंग सुरक्षा, ATM, UPI धोखाधड़ी, लोन व सरकारी योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त की। आज हमारे गांव में CFL खतौली द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ग्रामीणों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया है और लोगों को बताया गया है कि हम किस तरह से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। माननीय वसीम जी द्वारा बैंकों का एक प्रतिनिधि समूह भी बुलाया गया था, जिन लोगों ने गांव वालों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि हम कैसे अपने वित्तीय लेन देन को बचत के रूप में कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा सफल आयोजन रहा और लोग बड़े जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेके, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। आज CFL द्वारा जो है एक प्रोग्राम राजकीय इंटर कॉलेज महलकी के प्रांगण में रखा गया, जिसमें मुझे भी आने का आज अवसर प्राप्त हुआ। उसमें जो हमारी साइबर ठगी से संबंधित जो हमारे प्रकरण होते हैं, उनसे संबंधित एक्सपर्ट आए साइबर थाना मुजफ्फरनगर से। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड किस प्रकार से होते हैं। साइबर फ्रॉड के विषय में बताया कि 2 प्रकार से होते हैं, एक हमारा फाइनेंशियल और दूसरा हमारा डिग्निटी से संबंधित, कि हम कैसे फ़ोटो वगैरह उसका जो है अपलोड करके दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे साथ किसी कारणवश ये हो भी जाता है तो हमें कहाँ उसकी सूचना करनी है, उसका हमें जो हेल्पलाइन नंबर दिया 1930। और आज की तारीख में आज की डेट में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। इस ऐसे प्रोग्राम जो है प्रत्येक, मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक माह जो है ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल के टच में होते हैं और वो मोबाइल के द्वारा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी झांसे मार करके ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है। मैं इस खतौली के जो हमारे इस NGO के आयोजक थे श्री वसीम अहमद जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश इरशाद उर्फ दादा घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इरशाद पर लूट, चोरी और डकैती जैसे लगभग 1.5 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं और वह ट्रांसफार्मर चोरी की घटना में वांछित चल रहा था। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, खोखा और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इलाके में लगातार सक्रिय अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। आज दिनांक 15 नवंबर को थाना तितावी की पुलिस टीम द्वारा अमीर नगर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों के लिए।
तभी सामने से दो बाइक सवार एक स्प्लेंडर गाड़ी पे आते दिखाई दिए और उस स्प्लेंडर बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो वो रुके नहीं और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी है और एक मौके से फरार है। जब पता किया गया तो इस बदमाश का नाम है इरशाद उर्फ दद्दा और ये हमारे जनपद में इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे हैं। अभी कुछ दिन पहले थाना तेतावी में एक गैंग पकड़ा गया था ट्रांसफार्मर चोरी का, जिसमें इसके 6 साथी पकड़े गए थे, जिसमें कि इरशाद वांछित था। इसके साथ ही इसका साथी अली शेर भी वांछित था, जो कि आज मौके से फरार है, जिसके गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इरशाद के पास से एक देसी तमंचा मिला है, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं और एक खोखा कारतूस है। इसके अलावा जो बाइक पुलिस ने बरामद की है इनके पास से, ये संभवतः दिल्ली से चोरी है। ये इरशाद हमारे थाने से ट्रांसफार्मर चोरी में ही इनामी बदमाश था और इसको आज थाना तेतावी 3 द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पसमानदा समाज का गुस्सा आज खुले सड़क पर देखा गया। आलिया बाई चौक पर समाज के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद तथा देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि जो डॉक्टरी या किसी भी पेशे की आड़ में देश को बदनाम करने की कोशिश करें, उन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। समाज के उपाध्यक्ष इदरीश ने आतंकियों को चौराहे पर क्रेन से उल्टा लटकाकर फांसी देने की मांग की। वहीं प्रवक्ता ने कहा कि बेकसूरों की हत्या करने वालों को लाल किले पर लाकर बिना ट्रायल फांसी दी जानी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट के खिलाफ यह पसमानदा समाज का बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा। आज यहाँ पर अहिल्याबाई चौक पर पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ और जैश ए मोहम्मद के चीफ हाफिज सईद का पुतला फूंका गया है, आतंकवाद का पुतला फूंका गया है, क्योंकि दिल्ली लाल किला के पास जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें देश के करोड़ों मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। और ये कोई कहीं से कहीं तक भी इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप किसी भी बेगुनाहों को पब्लिक पैलेस में या धोखे से या इस तरीके से अपना निशाना बनाएं। वो जो दिल्ली के अंदर 13 लोग शहीद हुए हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम पूछना चाहते हैं इन टेररिस्ट ग्रुपों से कि तुम्हारा मज़हब क्या है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम बेगुनाहों को जो है बम ब्लास्ट करके जो है कत्ल करो, कत्लेआम मचाओ। पसमानदा मंच इसका पुरजोर तरीके से जो है इसकी मजम्मत करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा के जिस स्पॉट पे ये बम धमाके हुए, इन आतंकवादियों को बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट किए हुए, इनके ऊपर करोड़ों रुपया ट्रायल में ना खर्च करते हुए, इनको जल्द से जल्द दिल्ली लाल किला जहां पर ये विस्फोट किया गया है उसी जगह पर ले जाकर इनको क्रेन से फांसी दी जाए। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं ताकि कोई भी आतंकवादी संगठन ऐसा दोबारा से कृत्य करते हुए 100 बार सोचे। आतंकवाद में आसिफ पाकिस्तान के आर्मी के चीफ मुनीर का यहाँ पर पुतला फूंका गया। आतंकवाद के सरगना हाफिज सईद का पुतला फूंकने का काम किया। आज देश में जो माहौल बन रहा है, आतंकवादियों के द्वारा निर्दोषों को बम के द्वारा, दिल्ली के लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें 13 लोगों की जान गई है। और इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है कि एक सांप्रदायिक माहौल बनने को तैयार हो गया है और ऐसे लोगों के द्वारा देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो ऐसे आतंकवादियों को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता है कि जड़ से सफाया किया जाए, क्योंकि भारत देश में आतंकवादियों का सफाया नहीं हुआ है। जब डॉक्टर जैसे लोग आतंकवादी हो सकते हैं, टीचर जैसे लोग आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं? इनकी हमारे देश की एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि ऐसे लोग कहाँ से आए। ये स्लीपर सेल कौन है जो मोमेंट आती है और घटना को अंजाम देते हैं। आज भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया। असल टारगेट धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस धमाके में मारने की साजिश की गई थी, जिससे कि देश की एकता अखंडता तोड़ी जाए, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तोड़ा जाए। मगर हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव खुरगान में भैंसे का गोबर डालने को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी अचानक बड़े बवाल में बदल गई। महिलाओं और पुरुषों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, साथ ही धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। एक पक्ष ने दूसरे पर पथराव भी कर दिया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की करीब 5 महिलाएं और नागरिक घायल हो गए,
जिनका उपचार जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ 19 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर अपने भाई तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रही हैं। आज एक और पोस्ट में रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई और एक बेटी, बहन और मां के रूप में उनका अपमान किया गया। उनके आरोपों से बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी समर्थकों के बीच भी इस विवाद को लेकर हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की चुप्पी ने सियासी ताप और बढ़ा दिया है। रोहिणी एक बहन है और एक बेटी है, वो देश की महिला थी। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दिया है और जिसने पूरे चुनाव में अपने भाई तेजस्वी को कैंपेन किया और उसके बाद अगर उसने उस चुनाव के कैंपेन के सभी जो सर्वे सर्वा के संजय उनसे अगर सवाल किया तो उस रोहिणी को, बेटी को जिस तरह से और उसको अपना मायका छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ना पड़ रहा है। ये निश्चित तौर से रोहिणी का अपमान नहीं है, देश की बेटियों का अपमान। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा।